नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लास्ट 10 क्वेश्चंस जो कि लास्ट पार्ट है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2017 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो कि अभी तक एस्टेट की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम आया हुआ है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 141st, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर करेक्टिंग कोड। देखिए, एरर करेक्टिंग कोड क्या होता है हमारा। एरर करेक्टिंग कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें हम कोई भी पर्टिकुलर बिट है उस बिट को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले एरर डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्शन कोड हमारा इंप्लीमेंट करते हैं। एरर डिटेक्शन में होता क्या है, वो डिटेक्ट करता है, फाइंड आउट करता है किस पोजीशन पे एरर है, और एरर करेक्टिंग क्या करता है, उसको करेक्ट करता है जो जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन में एरर है। क्लियर। सो यहाँ पर मैं बेसिकली एरर करेक्टिंग कोड काफ़ी सारे होते हैं हमारे, तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन कोड एक वन ऑफ द मेथड है जो कि एरर करेक्टिंग कोड के अंदर आता है। low density parity check code, that is also another method of the error correcting code, and read Solomon code, that is also another technique of the error correcting code. So these technique that will be used in the error correcting code. तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है बाइनरी कॉन्वोल्यूशन कोड। बाइनरी कॉन्वोल्यूशन हमारा कभी भी एरर करेक्टिंग में नहीं होता, कॉन्वोल्यूशन होता है। तो इसने पूछा है कि कौन सा एरर करेक्टिंग नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड थर्ड दोनों के दोनों हमारी टेक्निक होती है लो डेंसिटी पैरिटी एंड रीड सॉल्वमेंट कोड। दीज आर द टेक्निक ऑफ द एरर करेक्टिंग कोड। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा एरर करेक्टिंग कोड नहीं है, तो 141 का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कपलिंग में कैसे क्वेश्चन को इसने अरेंज किया, बहुत ही अच्छे वे में इसने क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग होता है हमारा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करूँगा। कपलिंग होता है जब दो मॉड्यूल अलग अलग है, जैसे M1 और M2, दो मॉड्यूल अलग अलग है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, दो डिफरेंट मॉड्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम कपलिंग। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में हम क्या मानेंगे कि कम से कम कपलिंग होगी तो वो बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट हमारा कंसिडर होगा। बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट कंसिडर होगा, यू कैन से कि अगर नंबर ऑफ इंटरेक्शन कम से कम होगा तो हम कहेंगे लो कपलिंग इज द बेस्ट। लो कपलिंग जिस भी प्रोजेक्ट में है तो उसको कहेंगे हम कि ये बेस्ट से बेस्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली यहाँ पर टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने सारी टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे बेस्ट कपलिंग जो होती है वो डाटा कपलिंग होती है। बेस्ट का मतलब है कि कम से कम उसके बीच में इंटरेक्शन है। दो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, दोनों के बीच में कम से कम अगर इंटरेक्शन है तो वो बेस्ट से बेस्ट कपलिंग होगी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म, सॉफ्टवेयर की टर्म में। ठीक है, स्टैम्प कपलिंग डाटा कपलिंग से थोड़ी कम होती है। कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन एंड कंटेंट। तो कंटेंट कपलिंग में सबसे ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन होती है, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको वर्स्ट केस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट कपलिंग पूछी हुई है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन होता है, सबसे पहले वो इस तरह से चलते चलते वीकेस्ट की तरफ चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट कपलिंग सबसे पहले है, तो कंटेंट कपलिंग थर्ड यहाँ पर मैच कर रहा है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हम देख लेते हैं फिर भी। कंटेंट के बाद क्या आएगा, कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन आया हुआ है। थर्ड के बाद क्या होगा, सेकंड। थर्ड के बाद सेकंड, देन उसके बाद स्टैम्प, देख सकते हो आप स्टैम्प, और लास्ट में आएगा डाटा। डाटा इज द बेस्ट, यू कैन से वीकेस्ट कपलिंग है। यू कैन से नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम से कम होगा तो बेस्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, ये डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और इसके अंदर स्टैक को यूज करते हुए हमें इंप्लीमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसको इवैल्यूएट करना है, जिसको हम यू कैन से एक्सप्रेशन ट्री के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर पोस्टफिक्स दिया हुआ है तो इसको स्टैक में यूज करेंगे हम। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है जो ये एरो पावर की फॉर्म में है। टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप 2 एलिमेंट्स क्या होंगे स्टैक के आफ्टर फर्स्ट स्टार। देखिए स्टार जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, तो जैसे ही फर्स्ट स्टार आएगा, फर्स्ट स्टार का मतलब है फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग उसी को इवैल्यूएट करने के बाद हमारा टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए, जैसे कि यहाँ पर स्टैक बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड क्या आएगा, 8 को एंटर कर दूंगा मैं स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आएगा, जब तक ऑपरेंड आते रहेंगे हम एंटर करते रहेंगे। नेक्स्ट ऑपरेंड आया 2, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेंड आया 3। तो 8 2 3 इस तरह से एंटर हो गया। टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या था, 3। जैसे 3 एंटर हुआ तो टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब क्या आ गया, यहाँ पर पावर, जिसको हम, इसने गिवन है क्वेश्चन में, किसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, पावर का काम करता है। तो जब कभी भी ऑपरेटर आएगा, ध्यान रखना, जब कभी भी हम इवैल्यूएशन करते हैं बाय यूजिंग स्टैक, तो उस केस में जो टॉप ऑफ द स्टैक पर 2 ऑपरेंड होते हैं, दोनों ऑपरेंड कौन कौन से है, जैसे ही ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को हम पॉप कर देंगे। और किस किस को पॉप करेंगे, ऑपरेटर एज वेल एज 2 ऑपरेंड्स, जो भी उसके नीचे 2 ऑपरेंड्स होंगे। तो दोनों ऑपरेंड कौन से हैं, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखना, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी है वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब कहने का मतलब है जो भी वैल्यू आ रही है उसको फैच करेंगे और ऑपरेटर को सेंटर में लिखेंगे। मेन वर्क ये है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8। तो ये पॉप होने के बाद ये तीनों हट जाएंगे, यहाँ से तीनों को डिलीट कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 8 ऑलरेडी था, 8 यहाँ पर ऑलरेडी था, इसको कॉपी कर दिया और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। ठीक है। अब वापिस हम एक्सप्रेशन पे आएंगे। एक्सप्रेशन में क्या है, पावर के बाद डिवाइड। अगेन ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर आते ही हम पॉप करेंगे, ऑपरेटर को सेंटर में लिखेंगे और जो नीचे 2 ऑपरेंड है उसको, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में। तो 8 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसको हम पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ जाएगा, 1। ये सब कुछ डिलीट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट ऑपरेंड आ रहा है हमारा 2 को हम पुश कर देंगे। देन नेक्स्ट ऑपरेंड आ रहा है 3, इसको पुश कर देंगे। क्लियर। 3 के बाद क्या आ गया, स्टार। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टार आते ही, स्टार क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे ऑपरेटर आते ही, और 2 जो भी ऑपरेंड है इसके नीचे, ऑपरेटर के नीचे 2 जितने भी ऑपरेंड है उसको पॉप करेंगे। तो 2*3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 तो ऑलरेडी था, और इसका रिजल्ट, इसको हटा देंगे हम और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6। क्लियर। अब इसने क्वेश्चन में क्या किया हुआ था, द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर फर्स्ट स्टार इज इवैल्यूएटेड। स्टार इवैल्यूएट हो गया। इवैल्यूएट होने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक पे सबसे पहले क्या वैल्यू है, 6, और उसके बाद 1। तो रिजल्ट आ जाएगा 6,1। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये गलत दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट गेट इस टाइप के, तो उसमें भी काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। और एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो आपका एस्टेट क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा ग्राफिक्स में जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कैन बी टाइटल हॉरिजेंटली यूजिंग द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जावा ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा हमारा फंक्शन यूज करते हैं, या मैं ये कहूँगा ऑप्शन,
कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी हुई है, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कैन बी टाइटल हॉरिजॉन्टली यूजिंग द फॉलोइंग। तो देखिए स्केलिंग, स्केलिंग किस लिए यूज करते हैं हम, जब कभी भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, स्केल का मतलब होता है एनलार्ज करना, ठीक है, या आप मतलब जो भी इसका साइज है उसमें चेंजेस लाना, चाहे वो एनलार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो। इसमें एक एस फैक्टर यूज करते हैं, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज होगा, मतलब इंक्रीज होगा साइज ऑब्जेक्ट के अंदर। एस की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में हम डिक्रीज करेंगे। अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 से ऊपर है, तो हमारा इंक्रीज होगा, और एस की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिक्रीज होगा। तो स्केलिंग किस लिए यूज करते हैं हम, स्केल करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जो साइज होता है, ठीक है। ट्रांसलेट क्या होता है, पोजीशन को चेंज करना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी पोजीशन जो भी है उसको चेंज करना, किसी अनदर पोजीशन पे स्टोर करना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक फंक्शन यूज करते हैं हम, टी एक्स प्लस टी, कोई ना कोई वैल्यू को हम ऐड करते हैं टी वाई प्लस टी, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, जो भी उसकी वैल्यू होती है। मान लीजिए 2 है, 2 प्लस 3 न्यू वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह से y के केस में भी 3 वैल्यू ऑलरेडी थी, तो 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू आ जाएगी 5,6 पे, वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेट। रोटेट का मतलब होता है किसी भी एंगल पर रोटेट करना, उसको रोटेट बोलते हैं। शेयर क्या होता है, शेयर होता है बेसिकली जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, शेयर, शेयर का मतलब होता है जैसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, इसके अंदर हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये 1 था और ये भी 1 था। यहाँ पर हुआ क्या, जब x की वैल्यू जो है वो 1 ही है, और y की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल ये 1 था, ये 2 है, तो y में चेंजेस हुआ, x में कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये था, इसकी वैल्यू 0 और 1 ऑलरेडी थी। आफ्टर जब हमने y में शेयर किया, y में शेयर करने का मतलब है कि y के अंदर चेंजेस हुआ, x जो है वो सेम रहा। x सेम होने का मतलब है हॉरिजेंटल वैल्यू सेम रही और वर्टिकल वैल्यू में कुछ ना कुछ आपने चेंजेस किया, तो इसको बोलते हैं हम, यही हमारा राइट आंसर है। जो इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो यही था, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कैन बी टाइटल्ड हॉरिजॉन्टली यूजिंग द फॉलोइंग। सो राइट आंसर हो जाएगा शेयर, क्योंकि देखिए स्केलिंग भी हम नहीं कर रहे, ट्रांसलेट भी नहीं कर रहे, कोई पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, रोटेट भी हम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटली जो है वो जो ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग हम टाइटल कर रहे हैं। क्लियर? सो राइट आंसर हो जाएगा 144 का 4। 145 इसका जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में पूछा हुआ है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम पॉइंटर अर्थमेटिक कांट बी परफॉर्म ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पॉइंटर के ऊपर है पहले पॉइंट तो, और उसके अंदर अर्थमेटिक हम किसके अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सबके मीनिंग। देखिए डैंगलिंग पॉइंटर होता है एक, डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम उसको एक्सेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है, जो कि मेमोरी में हमें लगता है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, मगर उसको हम एक्सेस जब कर पा रहे हैं तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्या होता है, वॉइड पॉइंटर होता है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है दैट इज ए पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएटेड डाटा टाइप विद इट। कोई भी इसके साथ डाटा टाइप एसोसिएट नहीं होती। एक वॉइड पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ एनी टाइप एंड दैट कैन बी टाइप कास्ट टू एनी टाइप। मतलब वॉइड पॉइंटर, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंटर है तो होल्ड करके रखेगा किसी ना किसी के एड्रेस को, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है, और उसको हम टाइप कास्ट भी कर सकते हैं किसी भी अनदर टाइप में। ठीक है, ये काम होता है वॉइड पॉइंटर का। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इंटीजर a इक्वल टू 10, a जो है वो इंटीजर टाइप का है, b जो है वो करेक्टर टाइप का है। तो हमने क्या करा, स्टार p को हमने वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया, और इसमें हमने क्या एड्रेस स्टोर किया, इंटीजर टाइप का। तो वॉइड पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटीजर a।
इसी p नाम के जो पॉइंटर है उसमें हमने एड्रेस किसका डाल दिया, करेक्टर टाइप का। तो वॉइड पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ करेक्टर b। कहने का मतलब है वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि होल्ड करके रखता है एड्रेस ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप के एड्रेस को होल्ड करके रख सकता है, और इसको किसी भी टाइप में, अनदर टाइप में हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वॉइड पॉइंटर। तो बेसिकली इसके अंदर एक फैक्ट होता है, फैक्ट तो काफी सारे हैं मगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट लिखा है, द सी स्टैंडर्ड डजंट अलाउ पॉइंटर अर्थमेटिक विद वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर में आप पॉइंटर अर्थमेटिक नहीं कर सकते, ये सी जो है अलाउ नहीं करता। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था, पॉइंटर अर्थमेटिक कांट बी परफॉर्म ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनइनिशियलाइज पॉइंटर कौन सा होता है, देखिए मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। अनइनिशियलाइज पॉइंटर ये होता है जैसे कि इंट स्टार p एंड स्टार p दैट विल बी p इक्वल टू 12। तो हमने क्या करा, यहां पर p एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और p के अंदर हमने 12 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि p जो है अनइनिशियलाइज पॉइंटर का मतलब होता है p के अंदर हमारी 12 वैल्यू है मगर p कौन सी लोकेशन पर है, किस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है वो नहीं पता है। इसको बोलते हैं हम अनइनिशियलाइज पॉइंटर। अनइनिशियलाइज पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जिसको हमने इनिशियलाइज ना करके हमने यूज कर लिया और उसका एड्रेस क्या है वो हमें नहीं पता। p के अंदर 12 वैल्यू तो है मगर p किस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है वो हमें नहीं पता। दैट इज द मीनिंग ऑफ द अनइनिशियलाइज पॉइंटर। क्लियर। और इंटीजर पॉइंटर में तो ऑब्वियस सी बात है हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉइड पॉइंटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एन एडिटर। एडिटर क्या होता है हमारा, एडिटर होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर। इस टाइप के एडिटर आप यूज करते हो तो उसमें हम देखते हैं तो एडिटर के अंदर क्या काम होता है। एडिटर में इसने पूछा हुआ है कि कौन सा फंक्शन है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एडिटर कौन से होते हैं। टेक्स्ट एडिटर, इस टाइप से जो आप नोटपैड यूज करते हो, वर्डपैड यूज करते हो, ऑल दीज आर द एडिटर्स। क्लियर। तो यहाँ पर एडिटर में जब आपने देखा होगा नोटपैड के अंदर आप रिप्लेसिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, सर्चिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, बफरिंग यूज कर सकते हो, विंडोज यूज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एडिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो रिप्लेस मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिप्लेस इज एन फंक्शन ऑफ द एडिटर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, C++ के अंदर ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल लगा रखी है। जब कभी भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोग्राम में लगाते हैं एंड दैट विल बी फेल। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, कैचिंग हम यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां पर जब हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगाई हुई है प्रोग्राम में, तो दैट विल बी फेल टू फाइंड ए मैचिंग कैच ब्लॉक फॉर ए रेज एक्सेप्शन। तो जब कभी भी हम कोई भी कैच परफॉर्म कर रहे हैं और वो कैच मैच नहीं कर रहा, प्रोग्राम के अंदर फेल हो जाता है, ठीक है, कोई भी उसको उस टाइप की मैचिंग नहीं मिलती, तो उस एक्सेप्शन के केस में कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा उस सिचुएशन में, तो वो होगा हमारा अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड दैट इज ए फंक्शन दैट विल बी यूज। ये राइट आंसर नहीं होगा हमारा, फर्स्ट इज द राइट आंसर अनएक्सपेक्टेड। देखिए अनएक्सपेक्टेड क्या होता है हमारा, अनएक्सपेक्टेड दैट विल बी कॉल्ड व्हेन ए फंक्शन। अनएक्सपेक्टेड कब कॉल करते हैं हम, जब कभी भी when a function with an exception specification throw an exception of a type that is not listed in the exception specification for the
फंक्शन। देखिए अनएक्सपेक्टेड कब कॉल होगा, ये यहाँ पर बता रहा है कि जब कभी भी हमने कोई भी एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन थ्रो की और उस एक्सेप्शन की कोई भी लिस्टेड नहीं है उस एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन फॉर द फंक्शन, तो उस सिचुएशन में हम अनएक्सपेक्टेड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अनएक्सपेक्टेड दैट विल बी कॉल टर्मिनेट। तो टर्मिनेट जो फंक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड ही कॉल करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ना कि टर्मिनेट। टर्मिनेट तो वो करेगा अनएक्सपेक्टेड के बाद, ऑब्वियस सी बात है जब कुछ नहीं बचा तो फाइनली वो किसको कॉल करेगा, टर्मिनेट को। मगर इस टाइप की सिचुएशन में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो होगा आपका अनएक्सपेक्टेड। क्लियर? सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर पूछी हुई है आउटपुट, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये जो आउटपुट हमारी परफॉर्म होगी, फाइंड आउट होगी, वो कैसे परफॉर्म होगी। आपने दो फंक्शन किए होंगे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो बेसिकली एग्जाम्पल है वो किसका है, कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेन फंक्शन कॉल हुआ। मेन फंक्शन के अंदर क्या है, इंटीजर सी नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। सी के अंदर हमने रिजल्ट स्टोर किया, ये फंक्शन इसको कॉल करेगा और देन सी की वैल्यू को प्रिंट किया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, ये जो 10 और 20 है ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। देखिए दो टाइप के पैरामीटर होते हैं आपके, एक होता है एक्चुअल और एक होता है फॉर्मल। जहां पर हम कॉल करते हैं, कॉलिंग फंक्शन जो होता है उसमें एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं, और जहां पर जिस फंक्शन को वो कॉल करता है उसको कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर। जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। सो बेसिकली यहाँ पर 10 और 20 कहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ए की वैल्यू में क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 10, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 12 है तो इसको ओवरराइट नहीं करेगा। बी की वैल्यू क्या होगी, 12 ही होगी। ठीक है, तो जब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 12, तो ये रिटर्न कर देगा आपकी क्या वैल्यू, 22। मगर ये जो 22 है वो इसी ब्लॉक में रहेगा, ये वैल्यू वापस यहां रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, जो भी वैल्यू है वो उस फंक्शन के अंदर रहती है, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंटर यूज नहीं कर रहा। अगर पॉइंटर यूज कर रहा होता तो वो कॉल बाय रेफरेंस बन जाता। रेफरेंस में क्या होता है कि जो भी चेंजेस होता है वो वेरिएबल में होता है, ठीक है, भले ही उसकी कोडिंग कहीं पर भी लिख रखी हो। मगर कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब कोई फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर चेंज हो रहा है वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारी 10 और 20 दोनों को ऐड करके रिजल्ट देगा सी के अंदर। तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 30। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ द कॉल बाय वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये जनरली स्टूडेंट्स डाउट करते हैं कि यार ये तो गलती है या तो कोई एरर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं, MS Excel फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन होता है। कन्वर्ट नाम से पता चल रहा है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी आइडिया नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। कन्वर्ट कोई ना कोई चीज़ कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट एक फंक्शन होता है जो कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट नाम से पता चल रहा है कन्वर्ट करेगा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे यूज हो रहा है, ये तो है वैल्यू, ये तो है वैल्यू। जैसे कि मैं आपको यहां पर लिख दूं कन्वर्ट, यहां जो लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है इन कोमा एम, देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर। तो इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो वैल्यू है, जो वैल्यू हमने पास की। IN का मतलब है इंच, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना। M का मतलब है मीटर। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट जो फंक्शन है ये बेसिकली कैसे काम करेगा, कन्वर्ट फंक्शन करेगा यू दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इंच टू मीटर। इंच टू मीटर, तो एक इंच में कितने मीटर होते हैं वो हमें ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक इंच को मीटर में कन्वर्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
1 इंच जो इक्वल होता है वो होता है 0.0254 मीटर। ठीक है, ये होता है हमारा 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर। तो ये इंच को मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये दोनों ही गलत है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कन्वर्ट 1 मीटर टू इंच, अगर मान लीजिए ये चेंज कर देता, एम यहां पर आ जाता और इंच यहां आ जाता। ध्यान रखना, ये इंच टू मीटर कन्वर्ट कर रहा था, यहां पर क्या कन्वर्ट कर रहा है, मीटर टू इंच। तो मीटर टू इंच जब कन्वर्ट कर रहा है तो मीटर, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं हमारे, 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू, वो होते हैं हमारे 39.37 इंच। ठीक है, तो उस केस में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्लियर? तो मगर यहां पर था इंच टू मीटर हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस पेपर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा थ्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी, देखिए, स्लीप फंक्शन एंड इल्ड फंक्शन आर स्टैटिक मेथड इन थ्रेड क्लास। बिल्कुल करेक्ट है ये। स्लीप जो मेथड है हमारा एंड इल्ड मेथड, दोनों के दोनों स्टैटिक मेथड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक ही मेथड के अंदर यूज होते हैं, जो रनिंग मेथड होता है उसी के अंदर यूज होते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि स्टैटिक मेथड ही यूज करते हैं हम थ्रेड क्लास के अंदर स्लीप एंड इल्ड को। तो फर्स्ट इज द ट्रू, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड है इल्ड फंक्शन वॉलेंटरीली रिलिंग्विश सीपीयू टू अदर थ्रेड। देखिए इसका मतलब क्या है, इल्ड फंक्शन जो है वो वॉलेंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से सीपीयू को दूसरे थ्रेड के पास पहुंचा देता है, बिल्कुल पहुंचा देता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस, कोई थ्रेड है, उसका काम खत्म हो चुका है, तो वो एक सीपीयू को दूसरे थ्रेड को वॉलेंटरी दे देगा कि इसका काम खत्म हो गया, अब आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो अनदर स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डेमोन विल टर्मिनेट व्हेन ऑल नॉन डेमोन थ्रेड टर्मिनेट। ये डेमोन और नॉन डेमोन जो वर्ड लिखे हुए हैं ये बेसिकली थ्रेड के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो डेमोन है, डेमोन बेसिकली क्या करता है, जेवीएम एक मशीन होती है हमारी, जेवीएम सभी चीज को टर्मिनेट कर देता है जब नॉन डेमन थ्रेड टर्मिनेट हो जाते हैं। जेवीएम इटसेल्फ दैट विल बी टर्मिनेट व्हेन ऑल नॉन डेमन थ्रेड टर्मिनेट्स। ठीक है, तो उस केस में डेमोन को भी टर्मिनेट करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो तीनों की तीनों हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड दिस पेपर। हैशटैग 2017 पीजीडी कंप्यूटर साइंस का पेपर मैंने सोल्व कराया आपको पूरा का पूरा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।